नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया की तरफ से हमारा जो है 69 बीपीएससी का न्यू प्रैक्टिस सेट मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है, जो कि इसमें अगर हम सेटों की बात करते हैं तो इसमें आपका 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि 69 बीपीएससी प्रारंभिक यानी पीटी परीक्षा के लिए है। आप सभी लोग का कमेंट था कि सर बीपीएससी का भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराइए, तो आज से हम जो है बीपीएससी का भी सेशन जो है स्टार्ट करने वाले हैं। साथ में जो आपका बिहार एसआई प्लस बिहार पुलिस का भी आपका जो है प्रैक्टिस सेट जो है आपका डेली बेसिस पे जो है करवाया जाएगा। तो आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन का लेवल बहुत बेहतर दिया गया है आपका बीपीएससी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा 69 बीपीएससी, यहाँ पे देखिए लिखा गया है 69 बीपीएससी प्रैक्टिस सेट, और ये आपका सेट नंबर 1 है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी कौन? कांग्रेस अधिवेशन को, आंसर हमारा हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कादम्बिनी गांगुली। ऑप्शन नंबर पहले का सी सही आंसर हो जाएगा, कादम्बिनी गांगुली इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1890 में कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी, जो स्वतंत्रता संग्राम की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी थी। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि मैजिक लालटेन व्याख्यान, अंग्रेजी में है कि मैजिक लालटेन लेक्चर तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? एक लोकप्रिय तरीका था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इस पॉइंट को आप अच्छे समझिएगा। देखिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरुनेलेवेली। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा प्रश्न है कि मैजिक लालटेन व्याख्यान, अंग्रेजी में है मैजिक लालटेन लेक्चर, तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? एक लोकप्रिय तरीका था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान अगर हम बात करते हैं तो तिरुनेलवेली तमिलनाडु में पीओ चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवा और कुछ वकीलों ने स्वदेशी संगम का गठन किया, जिसने स्थानीय जनता को प्रेरित किया था। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले में सरकारी वकील था? अब देखिए इसका जो नाम है दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र मामला जो है यानी षड्यंत्र जो है आपका चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा जे.एन. मुल्ला। जे.एन. मुल्ला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए काकोरी ट्रेन एक्शन जो है दोस्तों, अब ये अगर देखा जाए तो हुआ कब था, तो 9 अगस्त 1925 में हुआ था। वर्ष 1925 में हुआ था। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं कि इस डकैती में कौन कौन शामिल था, तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चंद्रवर्ती और मुकुंद लाल, उसके बाद बनवारी लाल समेत 10 क्रांतिकारियों ने इसमें जो है दोस्तों अंजाम दिया था। बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ कब था? तो ये शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 में हुआ था। 7 अगस्त 1905 में, ऑप्शन नंबर बी। अब कभी कभी आपसे डेट भी पूछा जाता है, तो जैसे देखिए ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा किया था, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आपका 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई और स्वदेशी आंदोलन दोस्तों यहाँ पे शुरू हुआ। गांधी जी के पहले आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रमानुक यहाँ पे क्रम में जो है व्यवस्थित करके बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2-4-1-3, यानी प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद चौथा हमारा कि पहली भूख हड़ताल, फिर पहली सामूहिक हड़ताल, और तीसरा हमारा है खेड़ा सत्याग्रह। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया कि स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? तो किसने किया था?
तो ये किया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, मौलाना हसरत मोहाने ने अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी विदेशी नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाना चाहिए। ये भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा जो है तैयार किया था? तो ये किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। और ये आपका 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। गांधी जी ने कांग्रेस से अपने इस्तीफे की घोषणा कब किया था? तो ये जो किया गया था वर्ष 1934 में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा 8वें का सी हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। देखिए, वर्ष 1930 के दशक की शुरुआत में गांधी जी को यकीन हो गया कि वह कांग्रेस में शक्तिशाली प्रवृत्तियों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि बुद्धिजीवी का एक बड़ा वर्ग संसदीय राजनीति का पक्ष लेता है, जिससे वे बुनियादी रूप से असहमत थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव नहीं था? तो क्रिप्स मिशन का जो मुख्य प्रस्ताव नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर 9 का जो है ए सही हो जाएगा। बाकी जो हमारा सही उसको हम देखेंगे। जैसे संविधान सभा आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित और आंशिक रूप से रियासतों के शासक द्वारा नामित सही है। कोई भी प्रांत जो संघ में शामिल नहीं होना चाहता उसका अलग संविधान हो सकता था, ये भी हमारा सही है। और तो हमारा बी और सी दोस्तों सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का गठन किया गया था? जातीय सरकार का गठन किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 1942 में। वर्ष 1942 में ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारा 10 का जो है यहाँ पे बी सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्ष 1942 में। ठीक है, संविधान सभा वर्ष 1946 के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करिए और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए, शक्ति समिति, यानी जो हमारा संघ शक्ति समिति दिया गया आपका जवाहरलाल नेहरू सही है। उसके बाद हाउस कमेटी की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा सीतारमैया। मौलिक अधिकार उप समिति की बात करते हैं तो जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति की बात करते हैं तो एचजी यानी एच.सी. मुखर्जी, यानी सभी हमारा दोस्तों इसमें सही दिया गया है। बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन थे? स्वतंत्र नवाब कौन थे इसमें? तो नवाब की बात करते हैं तो सिराजुद्दौला हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा 12 का ए हो जाएगा। देखिए, सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। वर्ष 1756 से लेकर के आपका 23 साल की उम्र में अपने नाना अलीवर्दी खान ने नवाब के रूप में जो है उसका एक तरीके से दिखाया तो उत्तराधिकारी बनाया था। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस संधि ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया था? आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया था तो लाहौर की संधि। लाहौर की संधि, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच 9 मार्च 1846 में लाहौर की संधि पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। तो आप इसको अच्छे से समझ के याद रखिएगा। भारत में थियोसॉफी की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था एनी बेसेंट के। ऑप्शन नंबर हमारा 14 का बी हो जाएगा। देखिए, थियोसॉफी एक अत्याधुनिक और दार्शनिक आंदोलन था। एनी बेसेंट ने भारत में थियोसॉफी का जो है परिचय दिया था। ठीक है, और बेसेंट एक ब्रिटिश सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 15, बोल रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 1905 में किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। 15 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनकी भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल हिलाल की बात करते हैं तो उर्दू हो जाएगा। केसरी की बात करते हैं तो मराठी हो जाएगा। स्वदेश मित्रण की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तमिल। और समाचार दर्पण आपका हो जाएगा बंगाली। यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है 16 का बी हो जाएगा।
सही कालक्रम चुन करके आपको बताना है कौन हमारे इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही दिया गया है। अभिनव भारत इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, भारत नौजवान सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर 17 का हमारा बी सही हो जाएगा उत्तर में। एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं, तो ये आपका हो जाएगा लोथल। लोथल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था, जिसकी खोज अगर बात करते हैं तो वर्ष 1954 में S.R. राव ने किया था। प्रारंभिक वैदिक युग के बारे में गलत कथन का चयन करके बताना, इसमें हमारा गलत क्या है। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, है ना। तो इसको समझिएगा आप सभी लोग। देखिए इसमें हमारा सभी सही है, यानी समाज पितृसत्तात्मक था, सही है। महिलाओं को बहुत सम्मानजनक स्थिति प्राप्त था और वे प्रत्येक धार्मिक समारोह में भाग लेती थी। ऋग्वेद में विनाश और गुलामी के अस्तित्व का उल्लेख है, और ये सब आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करके बताएं। क्या हमारा इसमें सही है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी अगर हम देखें विनय पिटक के बारे में तो ये आपको हो जाएगा अनुशासन के नियम। सूत्र पिटक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा बुद्ध उपदेशों का संग्रह। अभिधम पिटक की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का दर्शन। महावंश और दीपवंश की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा श्रीलंका के बारे में जानकारी। और जो जातक है बुद्ध का जन्म, यानी 20 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करके बताएं। देखिए इसका आंसर देखिए, अगर हम बल्भाचार्य की बात करते हैं तो पुष्टि मार्ग हो जाएगा। रामानुज की बात करते हैं दोस्तों तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विशिष्टा द्वैत हो जाएगा। और माधवाचार्य यह आपके हो जाएगा द्वैतवाद, और शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे 21 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? बुद्ध शाक्य कहा गया है तो मास्की अभिलेख, ऑप्शन नंबर 22 का ए सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। यह शिलालेख 44 शाही आदेशों के रूप में है और प्रत्येक शाही आदेश को कई प्रतियां हैं, ठीक है, प्रातियां हैं। कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था किससे? इनका जो संबंध था दोस्तों चेदी से था, चेदी वंश से था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। खारवेल कलिंग यानी वर्तमान उड़ीसा के राजा थे। उन्होंने 2रा शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जो है शासन भी किया था। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करके बताएं। कौन सा हमारा गलत है? तो सती प्रथा प्रचलित नहीं था, यही दोस्तों हमारा दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए अब इसको समझिएगा, सती प्रथा यानी विधवा आहुति आम बात थी उस टाइम की। बाकी हमारा जो इसमें अच्छे से आप इसको याद है, जैसे हिंदुओं में जाति व्यवस्था प्रचलित था, उच्च जातियों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं था, ये सब भी आपका उसमें सम्मिलित है। बाबर केवल भाग्य का सिपाही था, न कि साम्राज्य का संस्थापक। बाबर के बारे में किस लेखक ने यह लिखा है? तो यह लिखा है लेनपुल ने। लेनपुल ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दारा सिखों के बारे में तो समझिएगा कि दारा सिखों को लेनपुल ने छोटा अकबर कहकर संबोधित किया था। आगे प्रश्न है कि मनसबदारी व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए केवल 3 हमारा गलत है, यानी यह व्यवस्था के सैन्य व्यवस्था का आधार नहीं माना गया था, यह हमारा गलत है। बाकी जो सही उसको देखेंगे, जैसे मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की एक प्रशासनिक प्रणाली थी, सही है। इस व्यवस्था में मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी और पद के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था, यह भी हमारा दोस्तों जो है 26 का सी हो जाएगा। अकबर अगर हम बात करते हैं, जैसे मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की एक प्रशासनिक प्रणाली थी और अकबर दोस्तों ने यानी अकबर ने 1575 में जो है इसकी शुरुआत किया था, वर्ष 1975 में। शिवाजी के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही कौन सा है? सही की बात करते हैं तो उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा जो है इसमें पॉइंट सही हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए शिवाजी ने अपने शासन काल में रैयत अड़ी व्यवस्था का जो है अपनाया था, ठीक है, याद रखेंगे।
उसके बाद भू राजस्व की लगान पूर्व में कुल उपज का 33% था और बाद में जो है 40% यहाँ पर था, ये भी हमारा सही है। और भूमि की नपाई की बात करते हैं तो रस्सी, यानी भूमि की नपाई रस्सी के स्थान पर जो है काठी या जरीब से जो है किया जाता था, यह भी हमारा दोस्तों सही है। विजयनगर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो अगर हम सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऊर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के द्वारा महमूद गजनवी के भारत आक्रमण को जिहाद माना जाता है या फिर देहाद माना गया है? जिहाद। तो इतिहासकार उत्बी हो जाएगा, इतिहासकार उत्बी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। खिलजी वंश के दौरान बाजार नियंत्रण के लिए नियुक्त अधिकारियों में बाजार निरीक्षक किसे कहा जाता था? तो बरीद ए मंडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। कुछ नियंत्रण आपका जो बाजार से संबंधित, जैसे आपका दीवान रियासत की बात करते हैं तो दीवान जो आपका रियासत है बाजार पर नियंत्रण करता हो जाएगा। सहना ए मंडी दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे, बाजार अधिरक्षक हो जाएगा। और बरीद ए मंडी मैंने आपको बता ही दिया है। एक हमारा होता है सराय अदुल, तो ये आपको हो जाएगा, यानी सराय अद्दल जो है आपका न्याय अधिकारी से है, ठीक है, जो आपका दिया गया है सराय अद्दल जो है आपका हो जाएगा न्याय अधिकारी से। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख गैस शनि ग्रह पर पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए अब इसको समझिएगा कि नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में सोलर सिस्टम डायनेमिक्स टीम के अनुसार जो है शनि के 124 चंद्रमा है। शनि के चंद्रमाओं का आकार बुध ग्रह से बड़ा है। विशाल चंद्रमा टाइटन से लेकर खेल के मैदान जितना छोटा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत हमारा कौन सा है? अगर हम गलत की बात करते हैं तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। बाकी आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण बनता है, सही है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ये भी हमारा सही है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। निम्न में से किस भूकंप तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं? प्राथमिक तरंग कहते हैं तो ये किसे कहते हैं? तो पी तरंग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण जो है उत्पन्न होने वाले भूकंपीय तरंग को हम यानी भूकंपीय तरंगों की वजह से ही होता है ये आपका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक हमारा होता है जैसे सिस्मोग्राफ से अगर हम देखें दोस्तों तो ये आपका भूकंप तरंग का मापन किया जाता है आपका सिस्मोग्राफ से। अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में से किन क्षेत्रों तक देखा जा सकता है? आंसर हो जाएगा मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए विषुवत रेखा को 2 बार काटती है हमारा कांगो या फिर जायरे नदी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। कांगो नदी अफ्रीका के द्वितीय सबसे बड़ी नदी है जो कि अटलांटिक महासागर में गिरती है। निम्न में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय जो कि मैग्नेटन स्थित है? आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए 1 और 2 यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली धारा को गर्म जलधारा कहा जाता है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रभावित होने वाली धारा ठंडी जलधारा कहलाती है। वायुदाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है? ये किसका सूचक माना जाता है? तो तूफान आने का सूचक ये सब देखने को मिलता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए वायुदाब में अचानक कमी आना वातावरण में आंधी और तूफान आने का संकेत देखने को मिलता है। भारत के किस राज्य में या फिर किस राज्य से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है? तो म्यांमार की सीमा नहीं लगती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगर हम म्यांमार की बात करते हैं तो 4 राज्य लगता है, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम लगता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से
ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। गलत की बात करते हैं तो त्रिवेणी नहर सोन नदी से निकलता है, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा आंसर 40 का। देखिए त्रिवेणी नहर जो है आपका गंडक नदी पर किया गया है, और त्रिवेणी नहर का जो निर्माण है बिहार के चंपारण जिले के लिए दोस्तों यहाँ पे किया गया है। ठीक है, बाकी जो दिया गया है जैसे तलदंदा नहर का उद्गम जो है आपका महानदी से हुआ है, पेनगंगा जो है आपका गोदावरी की सहायक नदी है, तो ये सब भी आपको पॉइंट जो है अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर कहा था तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर हमारा 41 का बी हो जाएगा। देखिए बांध का निर्माण की बात करते हैं, जो शुरुआत हुआ है ये आपका वर्ष 1948 से शुरुआत हुआ है बांध का निर्माण। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है कि बहुउद्देशीय परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम सजाइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जास्कर हो जाएगा, पीर पंजाल हो जाएगा, उसके बाद गिलगित और उलर झील, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। कोको स्ट्रेट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है कोको स्ट्रेट, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा उनमें से कोई भी नहीं। देखिए कोको स्टेट उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करती है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित 836 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। आगे आते हैं, अगला हमारा जो है 44 नंबर है कि लाल और पीला मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी जो है पाई जाती है। सही आंसर हमारा 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए लाल और पीला जो मृदा यानी मिट्टी होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जैव पदार्थ की यहाँ पे जो है दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस ये सब आपको देखने को मिलता है। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में जनजातीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, तो 8.6% है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। चिरांद निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। चिरांद, तो ये आपको देखने को मिलता है नौपाषाण, नौपाषाण हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध अशोक स्तंभ उनके शिलालेखों को साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में खड़ा किया गया था। मौर्य पहल के निर्माण के बारे में किस स्तंभ पर शिलालेख हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लौरिया अरिराज स्तंभ। लौरिया अरिराज स्तंभ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह लौरिया अरिराज बिहार में यानी बिहार भारत में स्थित है। कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे? कौन थे? तो ये थे आपके चार्ल्स ग्रैंड थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चार्ल्स ग्रैंड पटना बिहार के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की बात करते हैं तो उपयुक्त में से हमारा ऑप्शन जो है कोई नहीं है। अब देखिए बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की जो है स्थापना किया था, और ये कब किए थे दोस्तों? तो 1906 से लेकर के 7 के बीच में जो है ये किया गया था। आगे प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने बिहार पर कब आक्रमण किया था? तो ये जो आक्रमण किया गया था वर्ष 1222 में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश ने 1210 में अपनी सेना के साथ बिहार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और बाद में उसने 1225 में बंगाल पर कब्जा कर लिया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। किस राजवंश के दौरान बिहार राज्य का नाम बिहार रखा गया? तो ये रखा गया था आपका तुर्की राजवंश के दौरान। ऑप्शन नंबर 51 का सी सही आंसर हो जाएगा। बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन हमारा कौन सा है वही बताना है। तो देखिए धारवाड़ क्रम के चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, सही है। तृतीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिले में हुआ है, ये भी सही है। और इसमें चौथा सही है, यानी बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्धातुक चट्टानें जो है पाई जाती हैं, यानी 1, 2, 4 हमारा पॉइंट सही दिया गया है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है?
तो ये आपका हो जाएगा कैमूर हो जाएगा दोस्तों, कैमूर ऑप्शन नंबर सी। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 और 11 के बीच जो है साक्षरता दर में वृद्धि कितना हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 14.8% या फिर 14.8 आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, साक्षरता दर की बात करते हैं परसेंट में, तो ये आपको हो जाएगा 87% हो 47% हो जाएगा, 47। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के सदस्यों की संख्या जो है कितने निर्धारित किया गया था, तो ये जो किया गया था 8 किया गया था। कितना किया गया था? 8। ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में कहाँ समानांतर सरकार जो है गठित की गई थी, तो ये की गई थी ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। देखिए, समानांतर सरकार सुल्तानपुर में जो कि जगलाल चौधरी के नेतृत्व में, ठीक है, और तथा उत्तरी भागलपुर में जैसे सुल्तानपुर हो गया, भागलपुर हो गया, और यहाँ पे देखो अगर देखा जाए तो भागलपुर में सिया राम सिंह के नेतृत्व में जो है समानांतर सरकार के यहाँ पे जो है गठन किया गया था। आगे प्रश्न है कि पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था, कौन से वर्ष में किया गया था, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारा हो जाएगा वर्ष 1929 में किया गया था, वर्ष 1929 में। देखिए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो है दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। AIWC की जो स्थापना है वर्ष 1927 में दोस्तों यहाँ पे हुआ था और मार्गरेट कजिन्स ने किया था। देखेंगे अगला हमारा है कि वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही के दौरान किसने कहा था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को मुस्लिम लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आंदोलनों के सामने असुरक्षित छोड़ देंगे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, 16 अगस्त। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था, तो ये जो किया गया था 1 जुलाई 1931 में किया गया था, 1 जुलाई 1931 में। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है गंगा शरण सिन्हा और राम वृक्ष बेनीपुरी और रामचंद्र मिश्रा ने दोस्तों यहाँ पे किया था मिल करके। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, आंसर हो जाएगा 2016 में, 2016 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक क्या है, देखिए दाब का जो एसआई मात्रक है आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, दाब का एसआई मात्रक हमारा दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जाए तो हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। पास्कल दाब के एसआई मात्रक है और इसे 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के रूप में जो है परिभाषित भी किया गया है। माप के साथ उपकरण का मिलान करके आपको बताना है यंत्र और आपका माप दिया गया है। चलिए इसको मिलाते हैं। इसका आंसर देखिए हमारा दोस्तों, अगर हम इंटरफेरोमीटर की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे पोटेंशियोमीटर जो है ये आपका हो जाएगा दूसरा विद्युत विभवांतर। जो कैलोरीमीटर जो है ये आपका हो जाएगा सी है, तो आपका हो जाएगा तीसरा विशिष्ट उष्मा क्षमता। और जो आपका रूलर है ये आपका हो जाएगा लंबाई। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है अदिश राशि नहीं है, तो अदिश नहीं है बल दोस्तों, अदिश राशि नहीं है, ठीक है, सदिश है। भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, देखिए भार और द्रव्यमान की बात करते हैं तो भार वह बल है जिसके साथ गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु पर कार्य करता है, जबकि द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। तो ऑप्शन हमारा जो है 64 का ए सही हो जाएगा। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है, आंसर हो जाएगा परावर्तन। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 65 का बी हो जाएगा। देखिए, परावर्तन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परिवर्तित करती है। जब घटना का क्या नाम है, यानी उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, उस घटना को दोस्तों हम प्रकीर्णन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा।
सेल्सियस को केल्विन बदलने का सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के बराबर सी प्लस 273.15। थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है? देखिए, थर्मामीटर और थर्मोस्टेट की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, थर्मामीटर तापमान को मापता है जबकि थर्मोस्टेट जो है तापमान को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन जो है हमारा 68 का ए सही हो जाएगा। अशुद्धियों माफ कीजिएगा, अद्वितीयों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है? कैसे प्रभावित करती है? तो अद्वितीयों की उपस्थिति को गलनांक घट जाता है। आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तरंग के प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है? एक माध्यम की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे। ऑप्शन नंबर जो है 70 का सी हो जाएगा। देखिए, ध्वनि तरंगों के प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे कि प्रकाश और रेडियो तरंगे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और निर्यात में यात्रा कर सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति बढ़ते और तरंगदैर्घ्य घटने के संदर्भ में सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण और गामा किरण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, यानी इसमें हमको गलत बताना है। तो देखिए, आंसर जो है हमारा 72 का हो जाएगा। सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होती है, ये हमारा गलत है। बाकी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, सही है। सभी तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या जो है समान होती है, यह भी हमारा सही दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या परिवर्तन होता है? तो ये जो परिवर्तन दोस्तों ये आपका बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएं तो हमारा ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उदासीन प्रकृति का कण होता है? तो कौन होता है? तो केवल 3, यानी न्यूट्रॉन होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, परमाणु के नाभिक में धन आवेशित कण के रूप में प्रोटॉन होता है जबकि इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेशित कण होता है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयोडीन। दोस्तों, आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो जाएगा। देखिए, ऑक्सीजन हमारे दोस्तों यहाँ पे 65% देखने को मिलता है। ठीक है, वही अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो 18% देखने को मिलता है और नाइट्रोजन की बात करते हैं तो हमारा जो है 3% देखने को मिलता है। कार्बन डेटिंग द्वारा निम्नलिखित में से किसकी आयु का निर्धारण जो है किया जाता है? कार्बन डेटिंग देखिए आपका हो जाएगा जीवाश्म। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों की आयु निर्धारण करने की विधि है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या फिर तत्व जो है सही तत्व नहीं है, ये आपको बताना है। तत्व इसमें कौन सा नहीं है? तो 78 का जो है हमारा गैस तत्व नहीं है, बाकी उपधातु है और अधातु भी है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारे इसमें गलत है? तो गलत देखिए, अगर हम बात करते हैं 79 नंबर का, तो हमारा सी जो है सबसे हल्का धातु जो है सोडियम, यही हमारा गलत है। अब इसको समझिए कि सबसे हल्की धातु हमारा सोडियम नहीं है, लिथियम जो होता है सबसे हल्की धातु होता है। कौन होता है? लिथियम होता है। एक सेकंड थोड़ा सा इधर हम देखते तो हैं। 78 का मैंने सही है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने बताया आप सभी लोग को कि 79 का जो आपका सबसे हल्की धातु हमारा लिथियम होता है, तो हमारा आंसर जो है हमारा सी गलत हो जाएगा। बाकी शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व से जाने जाते हैं, सही है। सबसे भारी धातु हमारा जो है ओस्मियम होता है। तो ये पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए उपयोगी है? नाइट्रिक अम्ल, तो आंसर हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो है इसके संबंध में सभी कथन सत्य दिया गया है। इसमें से नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। एसिड का उपयोग विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन उपयुक्त उर्वरक निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करके बताना है। आंसर हमारा केवल ए हो जाएगा। हीलियम एक ज्वलनशील गैस है जबकि हाइड्रोजन गैस
एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है 81 का ए हो जाएगा। जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जो है पृथक किया जाता है? कौन सी विधि के द्वारा ये आपका पृथक होता है? तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर जो है 82 का डी हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों 82 का, तो चॉक पाउडर को अवसादन, निस्यंदन और निस्तारण की विधि द्वारा जो है पानी से अलग किया जा सकता है। चॉक पानी में घुलनशील होता है और पानी में मिलाने पर मिश्रण बनता है। जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? तो यह आपको हो जाएगा उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है फास्फोलिपिड से बनी होती है, फास्फोलिपिड से बनी होती है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? तो कैल्शियम हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कैल्शियम मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय हैं? बहुकोशिकीय हैं। तो 86 का देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पादप जगत हो जाएगा, पादप जगत ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ पर स्थित रहती है? थाइमस ग्रंथि, तो ये आपको देखने को मिलता है ऊपरी छाती, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 87 का सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग जो है प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है तो नाइट्रोजन हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर ए। डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार जो है देखने को मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 देखने को मिलता है, 4। ठीक है, याद रखेंगे 4 हमेशा देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है? 90 नंबर, तो ये आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, यानी आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चंद्रयान 3 के मिशन निर्देशक हैं? मिशन निर्देशक हैं, अच्छा प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है। तो 91 का आंसर हमारा हो जाएगा एस मोहना कुमार, एस मोहना कुमार ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि आईआईटी दिल्ली का पहला कैंपस किस देश में स्थापित होने जा रहा है? कौन से देश में स्थापित होने जा रहा है? तो ये आपको देखने को कहाँ पर मिलता है बताइएगा, यानी कहाँ पे होगा? तो यूएई में होगा, यूएई में, ऑप्शन नंबर बी। कैंपस अबू धाबी में स्थापित होगा, अबू धाबी में। वेदांता फॉक्सकॉन ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा किस राज्य में किया है? तो ये किया है दोस्तों गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022-23 सत्र के लिए रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? रणजी ट्रॉफी, तो देखिए थोड़ा बहुत आपको बाहर साउंड आ रहा होगा, चिड़ियाँ बोल रही हैं, ठीक है, इग्नोर कीजिएगा ये सब चीज़ें, क्योंकि हल्का फुल्का साउंड कभी कभी आ जाता है। तो 94 का देखिए आंसर हमारा ए हो जाएगा, सौराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या था? तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो ये 8 मार्च को दोस्तों जो है मनाया जाता है, 8 मार्च को, और इसका विषय आपका हो जाएगा डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस आयोजित जो है किया गया था कब? तो यह आपका जो आयोजित हुआ था 30 मार्च को हुआ था, 30 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे किया था? तो यह किया गया था मैसूर में। कहाँ पे? मैसूर कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। विंबलडन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट 2023 जो है किसने जीता है? तो 2023 की बात करते हैं तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा दोस्तों ये आपका जीता गया है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजा परबा यानी राज पर्व महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है, और यह आपका देखा है तो आषाढ़ महीने के दौरान 3 दिवसीय त्यौहार है जो कि महिलाओं के सम्मान का ये आपका उत्सव है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक हवाई परिवहन सेवाओं को
संचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस है। तो ये आपका हो जाएगा जेट विंग्स एयरवेज। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या फिर संस्था ने गांधी शांति पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये किसने जीता है? तो गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? जो भारत की रैंकिंग है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 127वां रैंकिंग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 127वां। अंग्रेजी वर्ग में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किससे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? तो अनिरुद्ध कनिसेट्टी को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक प्रशिक्षण उड़ान जो है आयोजित की गई है? तो आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ऑप्शन नंबर ए। एक्सरसाइज रणविजय हाल ही में आयोजित जो है किया गया है कहाँ पर, यानी किसके द्वारा ये किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों, अगर हम देखें तो भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना ऑप्शन नंबर 105 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा, जिसका मुख्यालय जो है प्रयागराज यूपी में है। बिहार के किस जिले में सबसे लंबा डबल डेक फ्लाईओवर बनाया गया है? डबल डेक फ्लाईओवर जो है बनाया गया है, आंसर हो जाएगा सारण। ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि हाल ही में हस्ताक्षरित अटलांटिक घोषणा किन दो देशों के बीच हुआ है? तो यह आपका हुआ है यूएसए और यूके के बीच में। यूएसए और यूके के बीच में। हाल ही में आईसीएमआर द्वारा मधुमेह और गैर संचारी रोग पर किए गए शोध के अनुसार भारत में कितने लोगों को मधुमेह होने का अनुमान है? तो इसका आंसर हमारा 108 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 101 मिलियन। 101 मिलियन, 1 मिलियन आपका कितना होता है? 10 लाख होता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज का नाम क्या है जिसे चेन्नई से हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना किया गया है? आंसर हो जाएगा एमवी एक्सप्रेस। एमवी एक्सप्रेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में पीएम मोदी ने सिविल सेवकों के लिए पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव को जो है एकीकृत कहां पर किया है? तो ये किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। जून में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस देश का दौरा किया है जो किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा भी था? तो ये आपको हो जाएगा सर्बिया। ये सब करंट अफेयर का है, अच्छा प्रश्न दिया गया है। उम्मीद करेंगे कि आप इसको पूरा देखेंगे। ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टेनिस में अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जो है किसने जीता है? ग्रैंड स्लैम खिताब तो ये जीता है दोस्तों नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ऑप्शन नंबर बी। लॉस एंजलिस चिड़ियाघर और भारत के वन्य जीव ट्रस्ट ने किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बिहार सरकार के साथ जो है साझेदारी किया है? तो ये आपको हो जाएगा घड़ियाल। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। घड़ियाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है कि किस बैंक ने बचत बैंक खाता धारकों के लिए मेरा खाता मेरा नाम लॉन्च किया है? मेरा खाता मेरा नाम जो है दोस्तों लॉन्च किया है। तो आपका हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ऑप्शन नंबर बी। स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल कब तक जो है बढ़ा दिया गया है? देखिए जो इसका कार्यकाल है दोस्तों ये आपका जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन जो है 2015 में आया था। कब आया था? 2015 में आया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। और इसका जो लक्ष्य है आपका 100 शहरों का स्मार्ट सिटी के रूप में जो है विकसित करना है। अब इसको बढ़ा दिया गया है। आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एक नए कमल के आकार के हवाई अड्डे का जो है उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सीवेज को साफ करने के लिए जो कि बैंडिकूट नामक रोबोटिक सफाई कर्मी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो पहला राज्य है ये आपका केरल ही है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा।
रोबोट का नाम क्या है दोस्तों? तो बैंडिकूट है, नाम याद रखेंगे, बैंडिकूट आपका एग्जाम में आ सकता है। भारत का पहला 100% जो कि डाइमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो ये जो आपका विकसित किया गया है आपका आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी कानपुर। आगे प्रश्न है कि हाल ही में जारी बाघ जनगणना 2022 के अनुसार भारत में वर्तमान बाघ की जो आबादी है कितना है बाघ की आबादी? तो यह आपको हो जाएगा 3167 ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी एन राव, बी एन राव हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 21 का ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो अगर हम प्रावधान की बात करते हैं तो देखिए 2 और 4 यानी सरकार की संघीय व्यवस्था हो जाएगा और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां हो जाएगा, यानी आप बोल सकते हैं कि हमारा जो है आंसर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है परंतु भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें गलत हमारा कौन सा है उसी को बताना है। 24 नंबर तो 2 हो जाएगा, यानी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1986 ने मतदान के अधिकार को 21 यानी उम्र 21 से घटा करके जो है 18 कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। हमारा जो गलत है दूसरा ही हो जाएगा, ये हमारा 86 नहीं होगा दोस्तों, जो कि 1989 होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब सही है। मौलिक अधिकार एवं राज्य के निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो सही देखिए हमारा हो जाएगा वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? तो कौन देखता है? तो ये आपको हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। आगे के वर्ष 1971 में केंद्र राज्य संबंध का राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य में किया गया था? तो यह किया गया था तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन या फिर अध्यक्ष जो है कौन होता है? अध्यक्ष पूछ रहा है तो ये प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की विवेचना जो है किया गया है 263 में। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है लागू किया गया था? तो यह आपका हो जाएगा पीसी यानी पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो दोस्तों इसका आंसर अगर हम देखें तो यह आपका हो जाएगा निर्यात में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से जो कि रातों रात माफ कीजिएगा रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सीमांत स्थायी सुविधा दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है आरबीआई से संबंधित नहीं है? देखिए आरबीआई से संबंधित नहीं है तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी तीसरा, यानी जनता को पैसा उधार देना, ये आरबीआई का संबंधित नहीं है। बाकी ऋण नियंत्रण करना, मुद्रित नोट जारी करना, अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में से स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो यह आपका हो जाएगा 30वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटा करके कितना कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है दोस्तों 5, पहले 6 था, अब उसको 5 कर दिया गया है घटा करके। आगे हमारा प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो ये जो रखा गया है परिव्यय जो है आपका 2.4 लाख करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में जो है किया गया है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का जो है बजटीय प्रावधान है? तो ये आपको हो जाएगा 70,000 करोड़, 70,000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक समीक्षा
2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 के लिए आर्थिक वृद्धि का जो दर का अनुमानित किया गया है, कितना किया गया है, तो 6 से लेकर के 6.8% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि यहाँ पे देखा गया है, तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा 3% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर सड़कों का जो है निर्माण किया गया है, तो ये किया गया आपका 4,457 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। यहीं पर हमारा सेट जो है समाप्त होता है। आप देखेंगे डिस्कशन बहुत बेहतर वे में दिया गया है। अगर आपको बीपीएससी के ग्रुप में ज्वाइन होना है, जो डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट जो है करवाया जाएगा, यानी करवाया जाएगा सुबह 7 बजे, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसे जो है बीपीएससी लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी जो है मिल जाएगा ग्रुप का। डेली आपका जो है सुबह 7 बजे जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाएगा डिस्कशन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।